नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM यूजर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 ज्योग्राफी जो 20 जून को आप सभी का एग्जाम है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और ये सारे प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। तो देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, यानी कि 1 नंबर वाले प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न, उसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि 5 नंबर वाले प्रश्नों को डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इसमें 1 नंबर वाले प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं तो ज्यादा आपको नहीं लिखना है। जो 2 नंबर वाले प्रश्न आपके हिस्ट्री में होते हैं यानी कि और भी सब्जेक्ट में जो 2 नंबर वाले प्रश्न होते हैं, इसमें वही प्रश्न को 1 नंबर कर दिया गया है, क्योंकि अन्य सब्जेक्ट में फुल मार्क्स आपका कितना रहता है, 40 रहता है, और जियोग्राफी में आपका प्रैक्टिकल रहने के कारण फुल मार्क्स कितना है, 35 है। ठीक है, तो जो 2 नंबर वाले प्रश्न थे उसे 1 नंबर के कर दिए गए हैं। तो देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न है लूनी नदी कहां बहती है। तो यह लूनी नदी आपका कहां पे बहता है, राजस्थान में बहता है बच्चों। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, पश्चिमी घाट में स्थित 2 दर्रों के नाम बताइए। तो ये पहला घाट हो गया आपका थाल घाट और दूसरा क्या है बच्चों, भूर घाट। ये पश्चिमी घाट की ये प्रमुख 2 घाटें हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों, स्थल कृतियों की कुल कितने भागों में बांटा गया है। तो स्थल कृतियों को कुल 6 भागों में बांटा गया है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोंडवाना लैंड नामक विशाल भूखंड कहाँ स्थित है। ये है नहीं बच्चों, था। ठीक है, क्योंकि गोंडवाना लैंड था, ये टूटते टूटते जो आपका 7 महाद्वीप दिख रहा है ये उसी से टूट करके बना हुआ है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, गोंडवाना लैंड आपका कौन सी गोलार्ध में स्थित था, तो ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित था बच्चों। उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि शिवालिक पहाड़ियां किसका हिस्सा है। तो ये हिमालय का हिस्सा है बच्चों। अब उसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण कहाँ हुआ था। तो ये सेनेजाइक में इसका निर्माण हुआ था बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी बेसिन की ऊंचाई लगभग कितनी है। तो इसकी लगभग ऊंचाई बच्चों 3500 मीटर यानी कि 3.5 किलोमीटर इसकी ऊंचाई लगभग है। उसके बाद 8वां प्रश्न है बच्चों, भारत के किसी अवशिष्ट पर्वत का नाम लिखिए। तो अवशिष्ट पर्वत का नाम आप लोग लिख सकते हैं आरावली पर्वत। आरावली पर्वत एक अवशिष्ट पर्वत है बच्चों। उसके बाद 9वां प्रश्न है बच्चों कि भारत के 2 स्वास्थ्य वर्धक स्थलों के नाम लिखिए। तो ये 2 स्वास्थ्य वर्धक स्थल कौन कौन से हैं, उटक मंड और पंचमढ़ी। कौन कौन से हैं, उटक मंड और पंचमढ़ी। देखिए बच्चों, मैं इतना प्रश्न आपको करवाऊंगा 40 प्लस प्रश्न। ठीक है, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाने वाला है, तो वीडियो को आप लोग ध्यान से सुनिए। इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कहाँ का संगमरमर सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, यानी कि सबसे बढ़िया उच्च क्वालिटी का इस संगमरमर माना जाता है। तो ये कहाँ का बच्चों, मकराना का संगमरमर। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है बच्चों कि कोकण तट कहां तक विस्तृत है। तो कोकण जो तट है बच्चों वो कहां से कहां तक विस्तृत है, या मुंबई से लेकर गोवा से लेकर के मुंबई तक विस्तृत है बच्चों। देखिए इस प्रकार से है ना, तो यहां से आपका गोवा है, तो यहां से लेकर के यहां तक आपका क्या है, कोकण तट है बच्चों। और ये सेट क्या है, ये सब इधर आपका कौन सा तट है, इधर आपका कोरोमंडल तट है, और यहाँ पे कौन सा तट है, मालाबार तट है। ध्यान दीजिएगा, सारा मैंने मॉडल पेपर में बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा रखा है। अभी तक आपने मॉडल पेपर के सॉल्यूशन को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है बच्चों, उसे आप लोग वहां से जाकर के देख सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, हिमालय के 3 प्रमुख दर्रों के नाम बताइए। तो बहुत सारे दर्रे हैं, लेकिन आपको यहाँ पे 3 प्रमुख दर्रों के नाम पूछा गया है। तो कौन कौन से दर्रे हैं, जोजिला दर्रा, काकाकोरम दर्रा और सिपाली दर्रा। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पे जोजिला दर्रा, काराकोरम दर्रा और सिपाली दर्रा, तो ये कहाँ पे है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जोजिला दर्रा कहाँ पे स्थित है, अतो काराकोरम दर्रा कहाँ पे स्थित है, अतो सिपाली दर्रा कहाँ पे स्थित है बच्चों। कमेंट करके जरूर बताइएगा, सर्च करके बताइए, लेकिन बताइए आप जितना ज्यादा सर्च कीजिए उतना ज्यादा आपको याद रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन बच्चों, भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी घाट कहां मिलते हैं। तो यह नीलगिरी के पहाड़ियों पे मिलते हैं बच्चों। देखिए बच्चों इस प्रकार से है, इधर आपका क्या हो गया बच्चों, इधर आपका हो गया पश्चिमी घाट, क्या हो गया इधर आपका पश्चिमी घाट, और इधर क्या हो गया आपका बच्चों पूर्वी घाट। तो ये दोनों घाट कहां पे मिलते हैं, यहां पे मिलते हैं। ठीक है, तो यहीं पे आपका क्या है, ये नीलगिरी की
पहाड़ियां हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ पे मिलती है, नीलगिरी की पहाड़ियां में मिलता है, यहाँ पे। क्लियर है। उसके बाद देखिए मतलब यहाँ पे तट है बच्चों, ये आपका घाट है। ठीक है, ये आपका घाट है, कंफ्यूज नहीं करना। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कश्मीर की घाटी कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, तो ये जास्कर तथा पीर पंजाल श्रेणी के मध्य में स्थित है। तो प्रसिद्ध कश्मीर की घाटी कहाँ पे स्थित है, जास्कर तथा पीर पंजाल श्रेणी में के मध्य स्थित है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है, इसके कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुड़ी है। ठीक है, क्या है, अनाई मुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है बच्चों। क्लियर है। उसके बाद देखिए 17वां जो प्रश्न है कि नंदा देवी चोटी किसका भाग है, तो नंदा देवी चोटी आपका कुमाऊं हिमालय का भाग है। नंदा देवी चोटी आपका किसका भाग है बच्चों, कुमाऊं हिमालय का भाग है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारत की उत्तरी सीमा किन किन देशों से मिलती है, तो देखिए बच्चों आप लोग भारत के मानचित्र को देखे होंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, जैसे तैसे बना देता हूँ यार। ठीक है, यहाँ पे देखना मत। ठीक, ये हो गया आपका, क्या हो गया बच्चों, इधर आपका हो गया उत्तरी सीमा। ठीक है, इधर आपका पश्चिमी हो गया, इधर आपका पूर्वी हो गया और इधर आपका दक्षिणी हो गया। ठीक है, तो इधर आपका कौन कौन सा देश है बच्चों, इधर आपका चीन है, नेपाल है और भूटान है। क्लियर है। तो ये उत्तरी सीमा कौन कौन से देश के साथ मिलती है, चीन, नेपाल तथा भूटान के साथ। उसके बाद देखिए अगर यहाँ पे पश्चिमी सीमा पूछ दे तो पाकिस्तान के साथ, पूर्वी सीमा पूछ दे तो आपका हो जाएगा, पूर्वी सीमा भी आपका चीन के साथ मिलता है, म्यांमार के साथ मिलता है, कह सकते हैं बांग्लादेश के साथ भी मिलता है। ठीक है, क्लियर है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपका, भारत तथा म्यांमार के मध्य सीमा का निर्धारण कौन सी पर्वत श्रेणी इस श्रेणी करती है, तो ये आरा कोहिनामा कौन सी श्रेणी करती है, आरा कोहिनामा श्रेणी करती है, मतलब पर्वत श्रेणी भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्धारण करती है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिए कृष्णा के डेल्टे को लेकर के कोरोमिन अंतरिक्ष तक कौन सी रेखा फैली हुई है, तो ये कोरोमंडल तट की रेखा फैली हुई है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है, भारत की उत्तर दक्षिण की लंबाई कितनी है, मतलब यहां से इस प्रकार से भारत का मानचित्र बनाते हैं ना, तो ये आपका जो हो गया बच्चों। ठीक है, मानचित्र बना देते हैं। चलिए देखिए बच्चों, तो उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है, तो इधर आपका उत्तर हो जाता है, इधर आपका दक्षिण हो जाता था। तो इसकी लंबाई पूछ रहा है कि इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई कितनी है बच्चों, 3214 किलोमीटर है। ठीक है, आप लोग बताइएगा कि भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी, कमेंट करके जरूर बताइएगा बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि उत्तर पूर्व में कहां तक विस्तृत है, तो देखिए बच्चों भारत की मुख्य भूमि उत्तर से पूर्व तक कहां तक विस्तृत है, उत्तर में आपका जम्मू कश्मीर व लद्दाख से लेकर के दक्षिण के कन्याकुमारी तक विस्तृत है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पूर्व हो गया है, तो पूर्व में अगर पूर्व की बात पूछे तो यह अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है। ठीक है, जबकि पूर्व में यह अरुणाचल प्रदेश से लेकर के पश्चिम के गुजरात तक विस्तृत है। क्लियर है। तो आपका जो उत्तर में है बच्चों, उत्तर में आपका इधर क्या हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, इधर आपका क्या है, इधर आपका हो गया गुजरात हो गया, इधर आपका क्या है कन्याकुमारी यानी कि तमिलनाडु हो गया, और इधर आपका है क्या है अरुणाचल प्रदेश है। यहां तक हमारी जो सीमा है बच्चों वो विस्तृत है। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है बच्चों कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो यह आपका मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन था बच्चों। ठीक है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं, पहले है आपका राजस्थान, फिर है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। कितने राज्य हो गए, 8 राज्य। आप लोग ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं कि मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है, गमछा झाड़। ठीक है, गमछा झाड़। देखिए तो मी से क्या हो गया मिजोरम, त से त्रिपुरा हो गया, प से आपका पश्चिम बंगाल हो गया, र से हो गया राजस्थान, ग से आपका गुजरात हो गया, म से क्या हो गया मध्य प्रदेश हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया झ से झारखंड हो गया बच्चों, और छ से आपका क्या हो गया छत्तीसगढ़ हो गया। क्लियर है। तो यहाँ पे 8 राज्यों का नाम मैंने आपको बता दिया। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका मॉडल पेपर में भी यह क्वेश्चन था बच्चों कि अपवाह तंत्र क्या है। तो अपवाह तंत्र मैंने आपको बताया था कि एक मुख्य नदी है और उसके सहायक नदियों का एक जाल बन जाता है। देखिए बहुत सारी नदी क्या होती है, एक मुख्य नदी में मिलकर आकर के मिलती है बच्चों, तो उस जाल को क्या कहते हैं, अपवाह तंत्र कहते हैं। मतलब इस प्रकार से देखिए ये आपका क्या हो गया, एक मुख्य नदी हो गया और ये क्या है बच्चों, ये आपका सहायक नदी है। तो ये जालनुमा संरचना जो दिख रही है इसी को क्या कहते हैं, अपवाह तंत्र कहते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा गया है बच्चों कि किसी मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों के जाल को क्या कहते हैं,
अफवाह तंत्र कहते हैं। ज्यादा नहीं लिखना है, नहीं तो आपका ही समय जाएगा, बहुत पछतावा होगा अगर समय ना मिले, क्वेश्चन जानते हुए भी अगर छूट जाए तो बहुत पछतावा होगा। ठीक है, तो कम कम लिखिए और पूरा क्वेश्चन लिख करके आइए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी कहां से निकलती है? तो यह गंगोत्री हिमालय यानी कि हिमालय से यह नदी निकलती है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है, अरब सागर में गिरने वाली दो नदियों के नाम लिखिए। तो ये आपका मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन था बच्चों, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर छपेगा। ठीक है, देखिए अरब सागर में गिरने वाली दो नदियों का नाम कौन कौन से है? नर्मदा और ताप्ती। मैंने आपको मॉडल पेपर में बताया भी था कि बहुत सारी, जैसे आपका हो गया महानदी हो गया, ठीक है, बहुत सारी नदियां जो आपका साबरमती हो गया, बहुत सारी नदियां आपका अरब सागर में गिरती है। लेकिन आपको प्रसिद्ध नदियों का ही नाम लिखना है। प्रसिद्ध नदियों का नाम क्यों लिखना है बच्चों? क्योंकि देखिए जो कॉपी चेक करेगा वो कुछ आंसर तैयार करता है, तो जो वो कौन सा आंसर तैयार करेगा? नर्मदा नदी का तैयार करेगा और तापी नदी का तैयार करेगा, क्योंकि ये प्रसिद्ध नदियां हैं। उतना नदी 20-22 नदी, तो 20-22 नदी का को तो याद नहीं ना रखता है, प्रसिद्ध का ही याद रखता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप सही भी लिखिएगा फिर भी वो गलत कर देंगे। ठीक है, बाद में क्या कॉपी चेक तो होगा नहीं, आपका होगा लेकिन बहुत मुश्किल है, 2 नंबर कौन देखता है, आप लोग भी नहीं देखिएगा। ठीक है, तो प्रसिद्ध जो है उसी का नाम लिखना है। तो नर्मदा नदी और तापी नदी आपका प्रसिद्ध नदी है और ये अरब सागर में जाकर के गिरती है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, धुरंधर प्रपात किस नदी पर है? तो धुआंधार प्रपात जो बच्चों वो नर्मदा नदी पर स्थित है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि चंबल नदी कैसा अफवाह बनाती है? तो चंबल नदी आपका अध्यारोपित अफवाह बनाती है। कैसा अफवाह बनाती है? अध्यारोपित अफवाह बनाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से होता है? तो ये आपका तिब्बत से इसका जो इसका है बच्चों, ये कहां से इसका होता है? तिब्बत से इसका उद्गम होता है, वहीं से यह निकलती है, यानी कि मानसरोवर कैलाश पर्वत की श्रेणी के पास से यह निकलती है बच्चों। तिब्बत में इसको कौन से नाम से जाना जाता है? तो सांपो नाम से इसको तिब्बत में जाना जाता है। अब आप लोग बताइए कि अरुणाचल प्रदेश में इसको कौन सा नाम से जाना जाता है? ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि शिवा समुद्रम प्रपात किस नदी पर है? तो यह शिवा समुद्रम प्रपात कावेरी नदी पर है। और धुरंधर प्रपात अभी मैंने आपको पढ़ा कि ये कौन सी नदी पर स्थित है? यह आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, क्या क्या मैं पढ़ा रहा हूं आप लोग ध्यान से सुनिए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, गंगा अफवाह क्षेत्र की दो नदियों के नाम लिखिए। तो गंगा अफवाह क्षेत्र की दो नदी कौन कौन से हैं? ये गंगा और अमुना। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि लूनी नदी किस राज्य में बहती है? तो अभी मैंने आपको कुछ देर पहले पढ़ा है, शुरू में ये क्वेश्चन था, यह राजस्थान राज्य में बहती है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी डेल्टा के स्तर पर ये नदर मुख का यानी कि ज्वार नद का मुख का बनाती है? तो ये कौन सी है? नर्मदा नदी है बच्चों। ये दक्षिण भारत की नदियां क्या करती है? आपका नदमुख का निर्माण करती है, ज्वारमुख का निर्माण करती है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आने से पहले आप लोग देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपका छूट गया था। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं इसे दोहरा रहा हूं, ये आपका छूट गया था। देखिए श्रीलंका और भारत के मध्य सबसे कम दूरी कहां पर है? तो यह सबसे कम दूरी कहां पे है बच्चों? आदम की सेतु पर यह सबसे कम दूरी है भारत और श्रीलंका के बीच। और ये भारत और श्रीलंका को कौन से जलमुरण यानी कि अलग करता है? तो ये कौन से जलमुरण है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, यानी कि कौन सा जल संधि अलग करता है? ठीक है, उससे कमेंट करके बताइएगा कि भारत को और श्रीलंका को कौन सा जल संधि अलग करता है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि श्रीलंका और भारत के मध्य सबसे कम दूरी कहाँ होती है? तो आदम का सेतु पर यह सबसे कम दूरी होती है। चलिए अब वो क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बच्चों, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताएं। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले पढ़ाया था कि दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी, तो ऊंची चोटी का नाम क्या था? अनाईमुड़ी था। तो यहाँ पे आपसे पूछा है नदी, तो दक्षिण भारत का नदी चोटी ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो सबसे लंबी नदी क्या है दक्षिण भारत का? गोदावरी। और भारत का पूछे तो सबसे लंबी नदी गंगा नदी। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा तो सिर्फ आप लोग सुनिए और तो वीडियो क्वालिटी आप लोग यहाँ पे बढ़ा लीजिए। ठीक है, देखिए तरंग क्या है? तो देखिए जल की लहर द्वारा आकृति जो महासागरीय सतह के आर पर गति करती है उसे क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। क्लियर है? मतलब जो वहां पे देखिएगा बच्चों समुद्र में आपका लहरें उठती है उसी को क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंग के उच्चतम एवं न्यूनतम बिंदु को क्या कहते हैं? तो इसे शिखर और गर्त कहते हैं। क्लियर है? मतलब उच्चतम बिंदु को शिखर कहते हैं और गर्त किसे कहते हैं? न्यूनतम बिंदु को गर्त कहते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, दो लहरों के शीर्ष के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो दो लहरों के शीर्ष के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? लहर की लंबाई कहते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि धारा किसे कहते हैं। तो देखिए बच्चों, महासागरों में विशेष दिशा एवं विशेष मार्ग में विशेष गुण वाले ठंडे या गर्म पानी के बहाव को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, एक दिशा होना चाहिए और एक विशेष मार्ग होना चाहिए और एक विशेष गुण होना चाहिए, चाहे वह ठंडा पानी हो या गर्म पानी हो, उसे क्या कहेंगे, धारा कहेंगे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, धारा की उत्पत्ति के दो कारण लिखिए। तो ये क्या है, अस्थायी पवन है और तापमान में भिन्नता, इसी कारण से आपकी धारा की उत्पत्ति होती है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारोगेस सागर क्या है। तो अंटार्कटिक महासागर में स्थित शांत जल क्षेत्र जो वनस्पति एवं जीव जंतुओं से रहित है, मतलब वहां पे कुछ भी नहीं है, उसे क्या कहते हैं, सारगेसो सागर कहते हैं बच्चों। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, ज्वार भाटा किसे कहते हैं। तो देखिए बच्चों, सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण की शक्ति के कारण समुद्र तल में नियमित रूप से ऊपर उठने व जल के नीचे जाने की क्रिया को ज्वार भाटा कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्वार भाटा कहते हैं। सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण यह उठता है बच्चों। तो आपसे क्वेश्चन को घुमा करके पूछा जा सकता है कि ज्वार भाटा किसके कारण उठता है। तो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण समुद्र में ज्वार भाटा उठता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागर में लहरें उठने का क्या कारण है। तो सागर में लहरें उठने का कारण क्या है, हवा है, पवन इसका कारण है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागर में धाराओं का प्रवाह कैसे देखा जाता है। तो सागर में धाराओं का प्रवाह गोलाकार देखा जाता है। किस प्रकार देखा जाता है, गोलाकार देखा जाता है बच्चों। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि विश्व में सबसे अधिक गर्त व खाइयां कौन से महासागर में पाई जाती है। तो ये प्रशांत महासागर में पाई जाती है। और ये कौन सी खाई है, मरियाना गर्त है। कौन से विश्व के सबसे गहरी गर्त का नाम क्या है बच्चों, मरियाना गर्त है। और ये कौन से महासागर में स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व में पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है। तो 71% भाग जल से ढका हुआ है बच्चों। बाकी जो आपका 21% भाग है ये स्थल भाग है, यानी कि इस यहाँ पे भूमि है। ठीक है, तो 71% भाग आपका जल से ढका हुआ है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है। तो मैंने आपको बताया था मरियाना खाई, यानी कि चैलेंजर गर्त। ये जो कौन से गर्त में स्थित है, मरियाना खाई में चैलेंजर गर्त, जो आपका विश्व का ये सबसे गहरा गर्त है। उसके बाद देखिए क्लियर है, मरियाना गर्त भी इसे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्टोरिका खाई किस महासागर में स्थित है। तो ये अंटार्कटिक महासागर में स्थित है बच्चों। पोर्टोरिका खाई कहां पे स्थित है, तो अल्टार्कटिक महासागर में स्थित है। थोड़ा हेजिटेशन हो रहा है बोलने में, एडजस्ट कीजिए। उसके बाद देखिए अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है। तो ये एस आकार का है। कैसा है इसका आकार, एस आकार का है। अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है बच्चों, एस आकार का है। आपसे क्वेश्चन घुमा करके पूछा जा सकता है कि कौन से महासागर का आकार एस आकार का है। तो कौन सा महासागर का है, अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है, एस आकार का है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, टोंगा खाई किस महासागर में स्थित है। तो टोंगा खाई आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। किसमें, प्रशांत महासागर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, महासागरीय जल को तापमान को प्रभावित करने वाले दो कारक हैं। तो ये क्या है, अक्षांश है और सागर की विशिष्टता है। सागरीय जल की विशिष्टता है। ठीक है, ये महासागरीय जल की तापमान को प्रभावित करता है। उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है बच्चों कि सूर्य ताप बढ़ने से अधिक कहां होता है। ये अधिक कहां होता है, तो विषुवत रेखा के निकट होता है। सूर्य ताप सबसे अधिक कहां होता है, यानी कि टेम्परेचर आपका सबसे अधिक कहां पे होता है, तो ये आपका विषुवत रेखा में सबसे अधिक टेम्परेचर होता है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है, सागर के जल की औसत लवणता कितनी है। तो कितनी है, 35%। ये आपका मॉडल पेपर में था बच्चों। तो सागर की औसत जल की लवणता कितनी है, 35% है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, और आखिरी 2-3 क्वेश्चन बचा हुआ है। देखिए समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड की मात्रा क्या है। तो 78% क्या है, समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड, यानी कि NaCl मतलब नमक है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि समुद्री जल की लवणता की भिन्नता के कौन से कारण है। तो ये क्या है, कारण है बच्चों, ये जो समुद्री जल की लवणता, मतलब अलग अलग समुद्र में अलग अलग जल लवणता की मात्रा अलग अलग पाई जाती है, लेकिन औसतन सभी मिलाकर के देखा जाए तो 35% पाया जाता है। ठीक है, तो ये अलग अलग में अलग अलग नमक लवण की मात्रा जो पाई जाती है, इसका क्या कारण है। तो इसका कारण है बच्चों वाष्पीकरण, हवाएं और समुद्री धाराएं एवं स्वच्छ जल की आपूर्ति। उसके बाद देखिए बच्चों अगला जो क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक खारे सागर
कौन सा है? तो ये कौन सा सागर है बच्चों? मृत सागर, जिसका 238% कितना? 238% जल खारा है। मतलब 1 केजी वहां से हम लोग जल उठाएंगे तो उसमें आपको 238 ग्राम, कितना? 238 ग्राम आपको क्या देखने को मिलेगा? जल, उसमें लवण देखने को मिलेगा। जबकि औसतन कितना है बच्चों सभी महासागर का? 35%। लेकिन ये जो मृत सागर आपका है वे सबसे अधिक लवण की मात्रा इसमें है, सबसे अधिक खारा है। और इसमें कितना, ये कितना प्रतिशत इसमें खारा है पानी है बच्चों? लवण है, लवण की मात्रा कितना है? 238%। तो यहाँ पे मैंने 1 नंबर वाले सारे प्रश्न आपको क्लियर करा दिया है, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा बच्चों। इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि 3 नंबर वाले जो प्रश्न बच्चों उसको देखेंगे। उसके बाद एक और वीडियो का मतलब 3-4 वीडियो और आएगा, 2-3 वीडियो और आएगा जिसमें आपका ज्योग्राफी क्लियर हो जाएगा, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद बच्चों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।